बाजार पर चर्चा के लिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गड़ जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि इस बाजार में अब क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। पेन ही पेन है मार्केट में, हालांकि आज थोड़ा सा आपको हरियाली दिखाई देगी, लेकिन अब इन लेवल्स पर मार्केट पर व्यू क्या बन रहा है? क्या हम एक प्रोलॉन्ग बेयर मार्केट में जाने का खतरा रखते हैं, या फिर ये एक बस मीनिंगफुल करेक्शन थी जो शायद अब आखिरी सॉर्ट ऑफ डगर पर है? और क्या यहाँ पर आप बाय करेंगे और कैश टू वर्क यहाँ पर पैसा डालने का बनता है क्या इस मार्केट में? हाय अनुज, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड मॉर्निंग जी। पेन जरूर है बिकॉज काफी स्विफ्ट करेक्शन रहा है। अगर आप देखें, जो पिछले 4-5 महीने में इंडाइसेस करेक्ट हुए हैं, करीबन करीबन 28% का करेक्शन हमें स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने मिला है, राइट? निफ्टी स्मॉल कैप आई एम टॉकिंग अबाउट। और 20% के आसपास मिड कैप में हुआ है, हालांकि निफ्टी में 15% है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड में करेक्शन हुआ है, काफी कॉम्प्रेस टाइम में हुआ है, इसलिए पेन की अनुभूति ज्यादा हुई है। अगर आप देखें, लगभग 2.5 साल पहले जब हम 2021 की बात कर रहे हैं, अक्टूबर 21 से 2022 जून के बीच में भी सिमिलर लेवल का करेक्शन हुआ था। निफ्टी उस पीरियड में 17% करेक्ट हुआ था और मिड कैप 23%। और अगर मेरी जानकारी सही है तो स्मॉल कैप इंडेक्स भी 32% उस समय करेक्ट हुआ था। अभी का करेक्शन भी मोर और लेस सिमिलर है। स्मॉल कैप में अभी और मतलब उस पीरियड का कंपैरिजन करेंगे तब 32 था, अभी 28 है। तो देखिए, समय समय पे करेक्शन आते हैं, एक्सेसेस क्लियर होते हैं। द डिफरेंस सिर्फ एक ही है कि ये करेक्शन के बावजूद भी मिड कैप इंडेक्स के वैल्यूएशंस अभी भी महंगे हैं। अभी निफ्टी 50 जो है, जो कि लार्ज कैप है, प्योर लार्ज कैप, वहां पे वैल्यूएशन काफी रीजनेबल हो गया मेरे हिसाब से। 18.5 का निफ्टी इंडेक्स का पी है। अगर आप उसमें ऑफ कोर्स एक एक करके देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर उसमें भी सस्ता है, महंगा है, क्योंकि इंडेक्स कई सारी चीजें छुपाता है रिवील करने की जगह। बट इंडेक्स लेवल पे जो आपका 22 का पी होता था, अभी 18.5 हो गया है। और लॉन्ग पीरियड एवरेज निफ्टी का करीबन 20.4 है। तो निफ्टी ऑलरेडी डिस्काउंट पे चला गया है लॉन्ग पीरियड एवरेज के। मिड कैप का पी जो 35 था, वो अभी 27 हो गया है, बट फिर भी अभी भी महंगा है। और निफ्टी के मुकाबले मिड कैप इंडेक्स अभी भी 50% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। और स्मॉल कैप इंडेक्स जो 24 पी होता था, वो 21 हो गया है। लेकिन स्मॉल कैप भी अभी भी प्रीमियम में निफ्टी के मुकाबले। जबकि 10 साल का अगर आप एवरेज देखते हो तो स्मॉल कैप करीबन करीबन 20% डिस्काउंट पे ट्रेड करना चाहिए। तो जहां तक आप मार्केट का बात कर, आपको अगर व्यू बनाना है तो आपको इंडेक्स बाय इंडेक्स, सेगमेंट बाय सेगमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेक्टर बाय सेक्टर व्यू बनाना होगा। ये वैसा मार्केट नहीं है कि 15% इंडेक्स गिर गया तो आप जाके सब खरीद लो, बिकॉज अर्निंग्स भी चेंज हुई है पिछले 6 महीने में। जब अप्रैल 2024 में हम बैठे थे, तब हमने मार्च 25 का ईपीएस 1142 का अनुमान लगाया था, राइट? वो गिर के अभी हम जब हम जनवरी में अर्निंग्स खत्म हुई फरवरी में, वो 1050 हो गया। तो जो 14% की ग्रोथ पकड़ी थी वो 5 हो गई। अब उसमें इंटरेस्टिंग चीज एक और हो गई है, वो 1050 का ईपीएस 2% और कम हो गया है, बिकॉज इंडेक्स में कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज हो गया है, जिसमें जोमैटो, जियो फाइनेंशियल्स की इंक्लूजन हो रही है और ब्रिटानिया और बीपीसीएल का एक्सक्लूजन हो रहा है। केवल इस वजह से इंडेक्स का ईपीएस 2% और नीचे आ गया है। अब हम 1025 की बात कर रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि FY25 अर्निंग्स आर जस्ट 2% अप फॉर निफ्टी, विच इज लाइक फ्लैटिश। अगले साल का एक्सपेक्टेशंस 12-13% है। अगर वो आता है तो आपका ईपीएस 1180 के आसपास आपको दिखेगा। उस पे आप 18.5-19 के रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। तो निफ्टी 50 में मुझे कोई तकलीफ नहीं लगती है। लार्ज कैप में मुझे लगता है बाइंग करना चाहिए। मिड कैप स्मॉल कैप में आपको बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है। अगर आप बाइंग कर भी रहे हैं तो बहुत सिलेक्टिवली बॉटम्स अप बेसिस पे अर्निंग्स वर्सेस वैल्यूएशंस का एनालिसिस करके आप कदम बढ़ाइए। चलिए, बॉटम्स अप की बात करते हैं गौतम जी। और दो स्टॉक्स जिसमें मोतीलाल ओसवाल अहेड ऑफ द कर्व रहा रैली में, वो थे ट्रेंट और जोमैटो। लेकिन जिस तरीके से इन स्टॉक्स में हायर लेवल से करेक्शन आई, खास तौर से ट्रेंट में, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? अनुज देखिए, जहां भी ग्रोथ अच्छी रही है वहां पे रैली बहुत जबरदस्त थी। जब हमने ट्रेंड को अपग्रेड किया था न्यूट्रल से बाय में अप्रैल 2022 में 1200 रुपए में, वहां से 8400 का भाव हुआ लेस देन 3 इयर्स में।
सो 7x इंक्रीज हुआ है, 3 लाख करोड़ तक मार्केट कैप चला गया था 40,000 करोड़ से। अब जबकि मार्केट करेक्ट हो रहा है तो वो लाजमी है कि ये स्टॉक जो बहुत ज्यादा बढ़े थे वो मार्केट से ज्यादा करेक्ट हो गए। तो ट्रेंड भी 8,500 का 5,000 हो चुका है, करीबन 40% करेक्शन हमने ट्रेंड में देखा है। और ब्रॉडर मार्केट में तो बहुत सारे स्टॉक्स है, अगर आप देखेंगे तो मोर देन 20% स्टॉक्स जो 50% से ज्यादा करेक्ट हुए हैं। जो चीज चेंज नहीं हुई है ट्रेंड के मामले में वो है उसका ग्रोथ विजिबिलिटी। ट्रेंड अभी भी 40% रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है, ट्रेंड का प्रॉफिट एबिटा ग्रोथ अभी भी 50% के आसपास है, जबकि उसके सेक्टर के जो बाकी पियर्स है, जो कॉम्पिटिटर्स है, वो 10 से 15% टॉप लाइन ग्रोथ करने में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ट्रेंड के प्रीमियम वैल्यूएशन आज से 10 साल पहले भी प्रीमियम ही थे, आज भी प्रीमियम वैल्यूएशन ही, मुझे लगता है आगे भी प्रीमियम वैल्यूएशन सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि उनका ग्रोथ बहुत ज्यादा है बाकी कंपनीज के मुकाबले में उसी सेक्टर के। तो मेरे हिसाब से ट्रेंड एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ऑब्वियसली आप बॉटम नहीं कॉल कर सकते हो कोई भी स्टॉक में, जैसे कि आपने टॉप नहीं कॉल किया। हमने जब 1200 पे अपग्रेड किया हमें भी नहीं पता था कि 3 साल में ये स्टॉक 8,400 हो जाएगा, और जब 8,400 था तब हमें ये नहीं पता था कि ये स्टॉक 40% गिर भी सकता है 2 महीने में। तो आप ये देखिए कि ऑन अ रोलिंग बेसिस 3-5 ईयर्स में आपका पैसा बनेगा या नहीं। मुझे लगता है यहां से अगले 3 साल में ट्रेंड और जोमेटो दोनों में पैसा बनेगा। ओके अच्छा गौतम जी, अभी जैसे कि आपके इन दो अब तक के प्रश्नों के उत्तर में मैं समझ गया कि आप बहुत कंफर्टेबल लार्ज कैप में हैं, है ना। वहाँ पे आपने कहा कि मतलब स्पेस है बहुत अच्छा वर्सेस मिड कैप या फिर वर्सेस स्मॉल कैप है। अब आते हैं जैसे कि एक आपने टर्म का इस्तेमाल किया ना कि आपको सेक्टर बाय सेक्टर एक आउटलुक फ्रेम करना पड़ेगा। एक सेक्टर में पकड़ता हूँ मैं जिसमें लास्ट का प्राइस डैमेज काफ़ी सिवियर था, फॉर इंस्टेंस आईटी एंड ऑटो। लेट्स चेक ऑटो फर्स्ट। ये टेस्ला की आने के इस सुगबुगाहट के बीच में सारे स्टॉक्स में एमएनएम को देखिए, आप मारुति को देखिए, मारुति की रैली पंचर हुई, एमएनएम की रैली पंचर हुई, टाटा मोटर्स पहले से ही कोलैप्स हो रहा था। ऑटो पे क्या आप आउटलुक फ्रेम करते हैं इस वक्त इस प्राइस में? तो हम लोग ऑटो पे अंडरवेट हो गए थे जुलाई में। हमारे पास मॉडल पोर्टफोलियो में ऑटो के केवल 2 स्टॉक्स है, एमएनएम और टीवीएस। जहां तक एमएनएम का बात है, आपने तो 3 साल पहले मॉडल पोर्टफोलियो में से मारुति जीरो करके 900 रुपए पे पूरा एमएनएम डाल दिया था। वहां से मारुति 8,000 का 12,000 हुआ है, और एमएनएम 900 का करीबन 2,800-2,700 का रेंज चल रहा है। तो एमएनएम ने काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है। अभी जो करेक्शन हुआ है 15-20%, आई थिंक 3,200 का उसका रिसेंट हाई था, मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, बट अगर 3,200 का 2,700 भी पकड़ते तो करीबन 20% के आसपास करेक्शन हुआ है, जो कि क्वाइट नेचुरल है। निफ्टी इंडेक्स ही 15-16% ऊपर से करेक्ट हुआ है, और एमएनएम के वैल्यूएशन अभी काफी अट्रैक्टिव हो गए। अगर आप कोर ऑटो के बेसिस पे वैल्यूएशन देखते हैं 1 ईयर फॉरवर्ड, तो 20 के आसपास आ गया है। दूसरा, ट्रैक्टर का आउटलुक बहुत अच्छा रहा है, बिकॉज पिछले 2 साल से मॉनसून नॉर्मल थे। तीसरा, कैपिटल एलोकेशन बहुत इंप्रूव हुआ है। अनिश शाह जब से सीईओ बने, पूरे ग्रुप का कैपिटल एलोकेशन बेहतर हुआ है, और मुझे लगता है यही एक वजह रही है कि एमएनएम का री रेटिंग हुआ है पिछले 3-4 सालों में। कोर बिजनेस अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत एसयूवी जहां पे उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है, ट्रैक्टर जहां पे बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है पिछले 2-3 सालों में, और बैलेंस शीट, आरओई, कैपिटल एलोकेशन, ये सारी चीजें भी इंप्रूव हुई है। तो मुझे लगता है एमएनएम अभी भी हमारा अमंग्स प्रेफर बेट्स है। और दूसरा हमारा टीवीएस है, राइट, जहां पे बहुत ही कंसिस्टेंट अर्निंग्स ग्रोथ रही है पिछले 15 क्वार्टर्स का। अगर आप नतीजे देखेंगे टीवीएस के, तो 15 में से 14 क्वार्टर्स में टीवीएस ने एबिटा ग्रोथ 20% से ज्यादा दिखाई है, राइट। बहुत रेयर कंपनीज है हमारे 300 कंपनी के कवरेज यूनिवर्स में जहां इस तरह का कंसिस्टेंसी हमें दिखा है। लेकिन ओवरऑल ऑटो हमारा अभी भी अंडरवेट है। ये दो हमारे बॉटम्स अप पिक्स है। तीसरा आपका सवाल था आईटी का। आईटी हमारा बहुत बड़ा ओवरवेट रहा है जुलाई से, जहां हमने पोजीशनिंग बनाई थी जुलाई में अंडरवेट का ओवरवेट करके, और अक्टूबर में वो ओवरवेट को हमने डबल ओवरवेट किया था। वो स्टांस हमें काफी हेल्प किया है। हालांकि पिछले 7-8 दिनों में जब से यूएस ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा अनसर्टनिटी के नॉइस आई है, आईटी इंडेक्स भी 8-10% करीबन करेक्ट हुआ है। मुझे लगता है आईटी में दो तरीके के बेनिफिट है। एक तो ऑब्वियस है, करेंसी जो थोड़ा सा डिप्रिशिएट हुआ है। हालांकि बॉटम से आपको देखना होगा कि किस कंपनी का क्या एक्सपोजर है, क्रॉस करेंसी हेडविंड्स कितने हैं, बट टॉप डाउन मुझे लगता है करेंसी डिप्रिसिएशन ब्रॉडली हेल्प्स द आईटी रेवेन्यू ग्रोथ टू एन एक्सटेंट। दूसरा, मुझे लगता है आईटी के जो कैश फ्लोज है
free cash flow, balance sheet, and even the operating cash flow, working capital, everything, वहां पे वो नंबर 1 स्कोर करता है अक्रॉस ऑल सेक्टर्स इन इंडिया पुट टुगेदर। पहले ये 10 साल पहले हम ऐसी बातें कंज्यूमर सेक्टर के लिए करते थे कि आरओई, फ्री कैश फ्लो, डिविडेंड पे आउट्स में कंज्यूमर काफी आगे हुआ करता था। आज अगर आप देखें आईटी का 7-8 साल का कैश फ्लो निकाल के और उसमें से उन्होंने कितना पे आउट किया है, तो बहुत ही एक स्टेबल बैलेंस शीट आपको मिलती है आईटी में। तो ऐसे मार्केट में मुझे लगता है जहां काफी वोलेटिलिटी है, काफी अनसर्टिनिटी है, आईटी इवन ऑन अ टॉप डाउन बेसिस एक काफी अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है। तो हम अभी भी वहां पे अपना ओवरवेट मेंटेन करके बैठे हैं। हमें एचसीएल टेक, एलटीआई माइंडट्री, कोफोर्ज, इन्फोसिस, ये हमारे पसंदीदा उस सेक्टर के शेयर्स हैं। ओके अच्छा, ये बात हो गई आईटी की, ऑटो की बात भी हो गई। यहाँ पर एक दो पॉकेट्स को और यहाँ पर छू लेते हैं गौतम जी, उसके बाद बात करते हैं। मेरे ख्याल से ये पूरी जो गिरावट शुरू हुई ना गौतम जी, पोस्ट अक्टूबर या फिर एंड ऑफ सितंबर, सबसे बड़ा सेल ऑफ देखा था हमने एफएमसीजी में, और इवन अभी तक ये फॉल अरेस्ट नहीं हुआ है। नॉट आई थिंक सिंगल वीक हमने कोई स्ट्रेंथ देखी, क्योंकि हाँ बजट के बाद एक हफ्ता चला लेकिन वो फिर कोलैप्स हो गया। एफएमसीजी पे आपका टेक क्या है इस वक्त? देखिए वीरेंद्र, हमारा जो कंजम्पशन पे टेक रहा है पिछले 3 साल से वो काफी कंसिस्टेंट रहा है। हमने डिस्क्रिशनरी बहुत बड़ा ओवरवेट रखा है, स्टेपल्स बहुत बड़ा अंडरवेट रखा है, और इसके 2 रीजन है। स्टेपल्स में आपका वॉल्यूम ग्रोथ स्ट्रक्चरली लो हो गया है। पिछले 8-10 साल का आप नंबर देखेंगे तो कोई भी स्टेपल कंपनी आप उठा लीजिए, जो निफ्टी में है, नॉन निफ्टी में, जो आपको पसंद है, स्टेपल कंपनी उठा लीजिए, उसका पिछले 10 साल का आप टॉप लाइन ग्रोथ का कंपाउंडिंग देखिए, लगभग 7-8% का कंपाउंडिंग हुआ है केवल, राइट। और ये 10 साल में सब पीरियड आए, क्रूड ऊपर, क्रूड नीचे, कभी मॉनसून अच्छा, कभी मॉनसून खराब। तो 10 साल में आपको काफी सारा एक नॉर्मलाइज नंबर मिलता है। तो अगर ये 10 साल में आप देखने जाते हैं, टॉप लाइन ग्रोथ केवल 7-8% का कंपाउंडिंग रहा है, जिसमें प्राइस ग्रोथ भी इंक्लूडेड है। तो वॉल्यूम ग्रोथ तो और भी कम था। तो अब ऐसा हो गया है कि पेनिट्रेशन लेवल्स जो है कई सारे कैटेगरीज के एफएमसीजी में 80 to 90% प्लस हो चुके हैं। आज से 10 और 15 साल पहले ये पेनिट्रेशन लेवल्स 60% से अर्ली 70s में होते थे। तो आपने देखा था वो पीरियड 2009 से 14, मुझे याद है एक एग्जांपल इसलिए मैं दोहरा रहा हूं, कंटिन्यूअस 5 साल कोलगेट का वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट में था, 10 से 14% के बीच, राइट, 2009 to 14 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तब ओरल केयर का पेनिट्रेशन इंडिया में 70% होता था। आज ओरल केयर का पेनिट्रेशन 90-95% के बीच में है, राइट, डिपेंडिंग ऑन विच सिंडिकेट डेटा यू लुक एट। अब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ग्रोथ खत्म हो गई है, ग्रोथ का क्वांटम कम हो गया है, और यहां से जो ग्रोथ आनी है उसके लिए आपको प्रीमियमाइजेशन चाहिए। प्रीमियमाइजेशन इकोनॉमी में तब होता है जब आपका इनकम ग्रोथ, वेज ग्रोथ, जॉब जनरेशन बहुत टॉप क्वालिटी रहे, जो अभी उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। इसलिए मुझे लगता है कंज्यूमर स्टेपल्स में ऑकेजनली कोई बम्प आएगा, कहीं पे टैक्स कट हो गया तो 1-2 क्वार्टर नंबर अच्छे दिखेंगे, प्लस मार्केट जब बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है थोड़ा सा कंज्यूमर आउट परफॉर्म करता है। हालांकि इस फॉल में हमने वो भी नहीं देखा है। इनफैक्ट अगर आप एक डेटा पॉइंट देखें, फरवरी के मंथ में बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर बैंक्स था, सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर मेटल्स रहा है, ओके, जो कि बहुत काउंटर इंट्यूटिव है, बिकॉज मेटल्स ग्लोबल सिक्लिकल है और फॉल में हाई बीटा बहुत ज्यादा गिर। ऑलराइट, स्टेपल्स में हम अभी भी अंडरवेट है, हमारा प्रेफरेंस डिस्क्रिशनरी है। ऑलराइट। टन, पेज, ट्रेंड, जोमैटो, मेट्रो, इस स्टॉक हमें पसंद है। चलिए गौतम जी, एक थोड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ पर हमें फोकस करना है, इसके लिए इस कॉन्वर्सेशन को अब यहीं समेटेंगे। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।